तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक भूली बिसरी शैक्षिक विरासत की। एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र एक बहुत ही दमदार मेटाफोर द ब्यूटीफुल ट्री के जरिए किया गया है। अब ये सिर्फ एक पेड़ की बात नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की बात है। एक ऐसा सिस्टम जो ज्ञान और समुदाय की जड़ों पर खड़ा था। सोचिए जरा, क्या हो अगर 18वीं सदी के भारत में हर गांव में एक स्कूल। ये कोई आज का सपना नहीं, बल्कि उस जमाने की हकीकत रही हो। आज की जो हमारी पड़ताल है वो कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है जो ब्रिटिश राज से पहले की भारतीय शिक्षा के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से हिला सकती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं और देखते हैं कि यूरोपियन लोग भारत के बारे में सोचते क्या थे, उनका नजरिया क्या था। ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त के जो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग थे वो भारत को किस नज़र से देखते थे। और देखिए, जेम्स मिल जैसे बड़े और प्रभावशाली विचारकों ने कुछ ऐसी बातें कहीं। उन्होंने भारतीय समाज को एक पिछड़े, असभ्य समाज की तरह दिखाया, एक ऐसा समाज जिसे बचाने की, जिसे सिविलाइज करने की जरूरत है। और इसी सोच ने, इसी धारणा ने उनके औपनिवेशिक दखल को एक तरह से जायज ठहराया। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो ये कि ब्रिटिश प्रशासन के अपने ही दस्तावेज, उनके खुद के रिकॉर्ड्स एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। हुआ ये कि 1960 के दशक में इतिहासकार धर्मपाल ने कुछ दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखा। ये कोई आम दस्तावेज नहीं थे। ये 1820 और 30 के दशक में खुद अंग्रेजों के किए हुए डिटेल्ड सर्वेस थे। और सबसे बड़ी बात, ये रिसर्च किसी भारतीय सोर्स पर नहीं, बल्कि मद्रास, बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश कलेक्टरों की बनाई हुई ऑफिशियल रिपोर्ट्स पर आधारित थी। मतलब सच्चाई उन्हीं के कागजों में कहीं दबी हुई थी। तो चलिए अब सीधा इन सर्वेस के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि भारत की अपनी देसी शिक्षा प्रणाली के बारे में असल में क्या पता चला। ये नंबर देखिए, 1,00,000। 1830 के दशक में विलियम एडम की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बंगाल और बिहार में ही उस वक्त भी करीब 1,00,000 गांव के स्कूल चल रहे थे। सोचिए, सिर्फ 2 प्रांतों में 1,00,000 स्कूल। और बात सिर्फ संख्या की नहीं थी, बात इंक्लूसिविटी की भी थी। ये आंकड़ा देखिए, ये दक्षिण आरकोट का है 1822-25 के सर्वे से। ये हमारी उस आम धारणा को बिल्कुल तोड़ देता है कि शिक्षा सिर्फ ऊंची जातियों तक ही थी। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि शूद्र और दूसरे समुदाय के छात्र 84% थे। मतलब विशाल बहुमत इन्हीं का था। और ये कोई एक जगह की बात नहीं थी। सेलम और तिरुनेलवेली जैसे जिलों में भी इन समुदायों के छात्रों की संख्या 70% से ज्यादा थी। डेटा बार बार यही दिखा रहा था कि जो तथाकथित द्विज या ऊंची जातियां थीं, जैसे ब्राह्मण और वैश्य, वो इन स्कूलों में अक्सर माइनॉरिटी में थीं, बहुमत में नहीं। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि शिक्षा और एजुकेशन का मतलब ही अलग था। जो स्वदेशी शिक्षा थी वो सिर्फ पढ़ना लिखना गिनना नहीं थी। उसका मकसद था प्रज्ञा यानी विवेक, शील यानी चरित्र, और समाधि यानी एकाग्रता का विकास। ये एक होलिस्टिक कल्चरल डेवलपमेंट था। जबकि अंग्रेजी एजुकेशन का फोकस ज़्यादातर रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक पर था, तो दोनों की बुनियाद ही अलग थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक पढ़ाई होती थी, हायर लर्निंग का भी पूरा इंतजाम था। कानून, धर्मशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, ये सब एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और ये भी अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए खुले थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सर्जरी करने वाले कई जातियों से आते थे, और ब्रिटिश मेडिकल एक्सपर्ट्स भी मानते थे कि नाई जाति के लोग सर्जरी में सबसे माहिर थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिस्टम इतना फैला हुआ था, इतना इंक्लूसिव था, तो फिर ये खत्म कैसे हो गया? इसका क्या हुआ? इसके सुराग भी हमें उन्हीं ब्रिटिश रिकॉर्ड से मिलते हैं। देखिए, ये जो पतन हुआ ये कोई हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी पॉलिसी का नतीजा था। असल में देश को चलाने और उसकी फाइनेंसिंग का जो पूरा तरीका था उसे जड़ से बदल दिया गया। और सबसे बड़ा हमला हुआ उस कम्युनिटी बेस्ड फंडिंग सिस्टम पर। वो विकेंद्रीकृत व्यवस्था जिसने सदियों से इन संस्थानों को जिंदा रखा था, उसे ही खत्म कर दिया गया। तो ये हुआ कैसे, इसे समझते हैं। देखिए, अंग्रेजों से पहले भारत में एक नॉन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। मतलब जो भी लोकल रेवेन्यू आता था
उसका एक बड़ा हिस्सा गांव की अपनी जरूरतों पर ही खर्च होता था, जैसे सिंचाई, लोकल पुलिस और हाँ, शिक्षा। लेकिन अंग्रेजों ने आकर सारा रेवेन्यू सिस्टम सेंट्रलाइज कर दिया। सारा पैसा ऊपर जाने लगा और गांव के हाथ से कंट्रोल छीन लिया गया। नतीजा, जो स्थानीय स्कूल और दूसरे संस्थान थे, उनका जो पारंपरिक फाइनेंशियल सपोर्ट था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। और इसका असर कितना भयानक था, इसका एक उदाहरण देखिए। त्रिचुनापल्ली जैसे जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट चार्जेस होते थे, यानी वो पैसा जो पारंपरिक तौर पर स्थानीय विकास पर खर्च होता था, उसमें 93% तक की कटौती कर दी गई। सोचिए, 93%, लगभग सब कुछ खत्म। इस तबाही का दर्द खुद उन अंग्रेज अफसरों की बातों में भी झलकता है जिन्हें ये नया सिस्टम लागू करना था। 1823 में बेल्लारी के ब्रिटिश कलेक्टर एडी कैंपबेल ने लिखा कि इस जिले में शिक्षा के 533 संस्थान हैं और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि अब एक को भी सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। तो इस पूरे बदलाव के जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे थे और बहुत दूर तक जाने वाले थे। एक पूरी की पूरी देसी व्यवस्था का पतन हो गया और उसकी जगह एक बिल्कुल नए सिस्टम ने ले ली। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एक फलती फूलती स्थानीय जड़ों वाली और इंक्लूसिव शैक्षिक प्रणाली को सिस्टमैटिक तरीके से पहले पैसों से लाचार किया गया और फिर आखिरकार उसे बदल दिया गया। वो जो ब्यूटीफुल ट्री था, स्वदेशी शिक्षा का वो सुंदर पेड़ जो सामुदायिक राजस्व की जमीन से पोषण लेता था, वो तब मुरझा गया जब उसकी जड़ों को ही काट दिया गया। तो इस खोए हुए इतिहास को जानने से आज क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इस इतिहास को समझना सिर्फ अतीत को देखना नहीं है, ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल उठाता है कि क्या हम अपनी आज की एजुकेशन सिस्टम में कम्युनिटी की भागीदारी और स्थानीय ज्ञान को फिर से जिंदा कर सकते हैं। ये सोचने का एक मौका है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वाकई हमारे समाज की जड़ों से जुड़ी हुई है, या कहीं हम भी किसी उखड़े हुए पेड़ को ही तो पानी नहीं दे रहे।